59 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं के द्वारा उत्तर प्रदेश के भविष्य का फैसला होगा। 3 चरणों का मतदान और जनता का जो रुझान है, खासतौर पर माताओं का, बहनों का, मैं उस रुझान को देख करके कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को पूरे प्रदेश के अंदर प्राप्त करने जा रही है। और आज मैं देवीपाटन कमिश्नरी के इन 3 जनपदों से जुड़े हुए आप सभी मतदाता भाइयों बहनों का यहां पर इसी बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, विगत 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो कुछ भी किया है, हम इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि मतदाता भाइयों बहनों ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को खूब ठोक ठोक बजा करके दिया था। इतना समर्थन दिया था, इतना समर्थन दिया था कि भाइयों बहनों 325 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जीती थी। और 325 सीट का मतलब आप सब जान सकते हैं, एक मजबूत और एक दमदार सरकार थी। भाइयों बहनों, जब मजबूत और दमदार सरकार होती है तो एक हाथ में विकास की छड़ी लेकर के चलती है और दूसरे हाथ में बुलडोजर भी साथ साथ चलता है। दोनों जब साथ चलते हैं तो विकास दिखता है और लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने एक मजबूत और दमदार सरकार आपको प्रदेश के अंदर 5 वर्षों में दी। भाइयों बहनों, इससे पहले जो सरकार आई थी समाजवादी पार्टी की, भाइयों बहनों, जनता जनार्दन ने उसे आशीर्वाद तो दिया था, लेकिन वह मजबूत नहीं थी, वह मजबूर थी, दुमदार थी। और इसीलिए पहला फैसला ही उसने लिया था, हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कार्य किया था। याद करिए, अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद के एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है, 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से 9 आतंकवादियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है और आजमगढ़ के एक आतंकवादी जिसको फांसी की सजा हुई है, उसका संबंध समाजवादी पार्टी से है। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। जनता पार्टी का हाथ मत अन्नदाता किसानों के साथ। 2017 में जब हम आए थे, हमने पहला फैसला क्या लिया था? अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। और कर्ज माफी के साथ ही अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे बलरामपुर में। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 4 दशकों से लंबित थी। इस परियोजना को पूरा करते हुए उसे राष्ट्र को समर्पित किया है। 5 वर्ष में 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा अन्नदाता किसानों को प्रदेश के अंदर दिया है। 1,61,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खातों में गया है, तो 80,000 करोड़ रुपए धान और गेहूं का किसानों से खरीद करके उनके खाते में देने का काम डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का पहला फैसला अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित था। हमारी सरकार का पहला फैसला
एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए था। और हमारी सरकार का पहला फैसला, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे और अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नष्ट नहीं होने देंगे। इस संकल्प के साथ प्रदेश के अवैध बूचड़खानों को 24 घंटे के अंदर बंद करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया था। किया था कि नहीं किया था? आप मानते हैं ना? लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया? पहला काम था उसका आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। दूसरा कार्य था पेशेवर अपराधी और माफिया जो सत्ता के संरक्षण में गरीबों का शोषण करते थे, व्यापारियों के पुओं पर बमबाजी करते थे, दंगा करवाते थे, कर्फ्यू लगवाते थे, उन सभी को वह सरकार प्रश्रय देती थी। और 5 साल के अंदर आपने देखा होगा, 5 साल में एक भी दंगा नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होता है। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि आने के बाद ही संदेश दे दिया था कि अगर दंगा करोगे तो नोटिस भी आएगी, नोटिस आएगी तो भरते भरते 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी, लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे और चौराहे पर फोटो अलग से चस्पा होगा। भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं, आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, बाजारों में बमबाजी नहीं होती। कर्फ्यू का स्थान अब कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और हर हर बम बम के साथ जब कावड़ यात्री निकलता है तो भाइयों बहनों, पूरा प्रदेश भगवान शिव के भक्ति में ऐसा लीन होता है जैसे लगता है उत्तर प्रदेश विकास की एक नई यात्रा की ओर प्रस्थान कर रहा है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश ने आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का माहौल दिया। तो पेशेवर माफिया और अपराधी जो दंगा कराते थे, अराजकता फैलाते थे, उनके लिए भी बुलडोजर का इंतजाम किया। दोनों एक साथ यात्रा चल रही है। एक्सप्रेस हाईवे भी बन रही है। आप याद करिए, देवीपाटन कमिश्नरी में 4 जनपद हैं और 3 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। आपके बहराइच में महाराज सुहेल देव के नाम पर मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो गया है। और बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बन रहा है। भाइयों बहनों, आज आस्था का सम्मान होता है। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन, वृंदावन और बरसाना में रंगोत्सव का कार्यक्रम, काशी में देव दीपावली, प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ, ये सब दर्शनीय होता है। पहले क्या होता था? सिपाही महोत्सव। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। और सिपाही महोत्सव के नाम पर प्रदेश के पैसे को बर्बाद किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश को पहचान देने वाले महोत्सव उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित हो रहे हैं। और उन महोत्सव के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गौरव का महिमा मंडन होता है। उत्तर प्रदेश आज एक नई यात्रा के साथ देश के सामने जा रहा है। आज पहचान का संकट नहीं हमारे नौजवानों के सामने। आज तो उत्तर प्रदेश पर पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर हर व्यक्ति आह्लादित होता है। और उत्तर प्रदेश की इस नई यात्रा के साथ पूरा देश जुड़ने के लिए लालायित दिखाई देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये जो नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, ये यात्रा अनवरत बनी रहे। एक मजबूत और दमदार सरकार लखनऊ में बन सके, इसके लिए
देवीपाटन कमिश्नरी के सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीतने चाहिए। इसी की अपील करने के लिए आज मैं आपके पास बालार कृषि की इस पावन भूमि पर, मां पाटेश्वरी की इस पावन भूमि पर आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, हमने जो कहा था सो करके दिखाया। मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर अब कोई संदेह है क्या? किसी को कोई संदेह है? आज तो राम मंदिर का काम प्रारंभ हो गया है ना। क्या ये काम कांग्रेस के लोग करा पाते? समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग, जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या ये राम मंदिर बनाते? जिन लोगों ने राम मंदिर पर ताला लगाया था, कि राम मंदिर बनाते? हमने कहा था राम लला हम आएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, कहा था ना, और करके दिखा दिया ना। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रख दी है। भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रख दी है। दुनिया की कोई ताकत अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से रोक नहीं सकती है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम दुनिया के सामने आ गया है। काशी को एक नई पहचान मिली है। मां विंध्यवासिनी धाम भी आज एक नए स्वरूप में दुनिया के सामने आ रहा है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी नए तीर्थ के रूप में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से विकास की एक नई यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज एक नई यात्रा की ओर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? कोरोना की वैक्सीन कितने लोगों ने ली है? अभिनंदन आप सबका। आप बताइए, क्या ये कोरोना वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं लिया किसी ने? भाइयों बहनों, सपा और बसपा की सरकार होती तो ये सारी वैक्सीन ब्लैक हो जाती ना। अब मुझे एक बात बताइए, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे वैक्सीन नहीं लेंगे, ये तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, आज अपनी वोट की चोट से उनको जवाब देंगे? जवाब एक ही होना चाहिए, अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से हमारी जान बची है तो वोट भी वहीं जाएगा। बोलेंगे? सभी लोग सहमत है ना? और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है। अगर फ्री में वैक्सीन है तो फ्री में डबल डोज राशन का भी होगा ना। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन के साथ दाल भी, तेल भी और नमक भी होगा ना। ये इसलिए है जिससे हर महामारी का इतिहास रहा है कि बीमारी से जितने लोग मरते थे उससे कई गुना भूख से मरते थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे उत्तर प्रदेश में कोई भूख से नहीं मर सकता है, कोई नहीं मर सकता है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी जो हैं आपके लिए, आपकी सेवा के लिए खड़े हैं, आपको हर समय आपकी सेवा प्रस्तुत करने के लिए तैयार बैठे हैं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या बिजली मिलती थी? क्या बिजली आती थी? 2017 के बाद बिजली मिलनी प्रारंभ हुई ना। इस समय 24 घंटे बिजली मिल रही है। 17 के पहले तो बिजली की भी जाति और बिजली का भी मजहब हुआ करता था। मुहर्रम और ईद पर बिजली आती थी और होली और दीपावली में गायब हो जाती थी। मालूम है ना? अब तो नहीं होती ना। अब तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली है ना, सबको मिल रही है। अब तो मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता है ना।
अब तो अपने गांव में मोबाइल फोन चार्ज होता है ना, और रात्रि में अंधेरा भी नहीं रहता है ना, क्योंकि पहले के लोग इसलिए बिजली नहीं आने देते थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। बिजली गायब कर दो, फिर किसान के खेत का पंपिंग सेट चोरी कर लो, यही तो होता था ना। आज तो हो नहीं सकता है, आज तो इस भय से मुक्ति मिली है ना। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज एक देश की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा लेकर के सरकार आई है। याद करिए, 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो सिपाही के चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, निकलते थे ना, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। पुलिस की भर्ती निकली, पता लगा कहीं चाचा है, कहीं भतीजा है, कहीं चचेरात भाई है, कहीं पर कोई और नातेदारी। महाभारत के सारे रिश्ते वहां सिपाही खानदान में मौजूद हैं, वे सभी वसूली में निकल पड़ते थे। लेकिन भाइयों, 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, 5 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को मिली। और भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की नीति के माध्यम से और सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने के कारण 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा गया। आज मैं कह सकता हूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी महामारी में भी हमने उत्तर प्रदेश के निवासी और प्रवासी कामगार और श्रमिकों का स्किल मैपिंग कराया है। और भाइयों बहनों, स्किल मैपिंग के साथ आज विकास की जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, आप सबके सामने है, आप सबके सामने है। हमने तय किया है, आने वाले 5 वर्ष में हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। वर्तमान में 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है कि टैबलेट और स्मार्टफोन यूपी के नौजवानों को नहीं वितरित होने चाहिए। हमने तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं, और भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद इसकी संख्या 2 करोड़ होगी, 2 करोड़। हर स्नातक प्रास्नातक नौजवान को, कंपटीशन की तैयारी करने वाले नौजवान को, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा लेने वाला जो भी नौजवान होगा, इन सबको टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देंगे, और इसका खर्चा भी मां बाप पर नहीं आने देंगे। मतलब समझे ना? यानी मतलब ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्रिपरेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो भी खर्चा आएगा डिजिटल एक्सेस का, वह खर्चा भी सरकार वहन करेगी, वह भी किसी मां बाप को, किसी अभिभावक को नहीं वहन करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे अभिभावक ऐसे होंगे जो पूछेंगे बच्चे से कि ये तैयार इतना पैसा कहां खर्च हो रहा है। ब्रजभूषण सिंह जैसे अभिभावक होंगे, प्रतीक भूषण से पूछ ही सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं कहने के लिए आया हूं, अब वो जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। डिजिटल एक्सेस नौजवानों को फ्री में देंगे, और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हमने ये भी तय किया है, हर होली और दीपावली के अवसर पर हर उस गृहिणी को जिनके घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस होगा, एक रसोई गैस का सिलेंडर भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। कॉलेज जाने वाली हर मेधावी बालिका को स्कूटी भी देंगे, और 60 साल से ऊपर की हर बहन और माता को फ्री में परिवहन निगम की बस में यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। भाइयों बहनों, ये जो समाजवादी है ना, परिवारवादी, अब तो इनका नाम, एक नया नाम पढ़ना चाहिए। आपने महाभारत में, आपने रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। तो इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया, दंगेश।
जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर दंगाई को ये लोग सम्मानित करते थे। इन लोगों ने जब आए थे, इन लोगों ने वृद्धजनों की पेंशन को, विधवा महिलाओं की पेंशन को, दिव्यांगजनों की पेंशन को रोक दिया था। और भाइयों बहनों, इन्होंने किसको पेंशन दिया? समाजवादी पार्टी के छठे छटाए उन गैंगस्टर को देने का काम किया था, जिन लोगों का नाम किसी न किसी अपराध में जरूर रहा है। हम लोग आए, हमने उसको रोका, और रोकने के बाद उस पैसे को फिर से वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को देना प्रारंभ किया। आज प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना, 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अगले 5 साल के अंदर भाइयों बहनों इसको हम 18,000 करेंगे। 18,000 वृद्धजनों को पेंशन मिलनी चाहिए ना? वृद्धजनों को पेंशन मिलनी चाहिए ना? विधवा महिलाओं को पेंशन मिलनी चाहिए ना? और दिव्यांगजनों को भी मिलनी चाहिए ना? सरकार इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। और इसीलिए भाइयों बहनों, हमारा नौजवान अब कोचिंग करने के लिए से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हर जिले में ही मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की सुविधाओं से प्राप्त होगी। वहीं पर कंपटीशन की तैयारी आपको करने का अवसर मिलेगा। और भाइयों बहनों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं, नए भारत की, इस नए उत्तर प्रदेश की इस यात्रा में। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को कहां पहुंचा दिया था? सबसे बड़ी आबादी का राज्य और अर्थव्यवस्था में 6वें 7वें स्थान पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। आप सभी सहमत हैं? उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बनेगा तो हमारे किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, श्रमिकों का, कर्मचारियों का, समाज के प्रत्येक तबके का उत्थान होगा। वे विकास की इस यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए हमें रिफॉर्म करने पड़े, हमने किए। इसके लिए हमें तमाम प्रकार के पॉलिसीज तैयार करनी पड़ी, हमने वो भी किया। जो भी उत्तर प्रदेश के हित में होगा वह हम करेंगे। और हम लोग लगातार उस यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर होने जा रहा है। आप सबसे मेरी अपील होगी, जब तक प्रधानमंत्री जी मंच पर आते हैं, सभी लोग यहां पर जमे रहेंगे। मंच से प्रधानमंत्री जी का अभिवादन होगा। जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री जी का होना चाहिए। आपके स्वागत से झलकना चाहिए उस समय कि देवीपाटन कमिश्नरी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। सभी लोग बोलेंगे। सभी लोग सहमत हैं? इधर क्यों, इधर कमजोरी क्यों, इधर कंजूसी क्यों दिखा रहे हैं? इधर कंजूसी क्यों है? और सड़क के उस पार भी कंजूसी क्यों है? एक कंजूसी कहीं नहीं दिखाना है। अरे यही असली लड़ाई है। इसी में साबित कर देना आर या पार। प्रदेश में दंगाइयों की, माफियाओं की, अराजकतावादियों की सरकार होगी या प्रदेश को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को आगे बढ़ाने वालों की सरकार होगी, ये तय करने के लिए याद आए हैं। और भाइयों बहनों, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मेरी आप सबसे अपील है, आप इतनी देर से जो उत्साह दिखा रहे हैं, इस उत्साह को अगले 1 घंटे और बनाए रखने की आवश्यकता है, और तेजी के साथ। और 27 फरवरी को जब मतदान होंगे तो भाइयों बहनों, मतदान के दिन भी पहला क्या होना है? क्या होगा? पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान,
सड़क के उस पार भी बोलिए भैया आपके लिए जगह नहीं हो पाई, हम लोग माफी चाहेंगे, अगली बार और बड़ा मैदान बनाएंगे। आप सहमत हैं ना? पहले मतदान, प्रातः काल उड़ते ही सबसे पहले 5 बजे जागरण करना, मां पाटेश्वरी की आराधना करना, बालार कृषि और महाराज सुहेल देव का स्मरण करते हुए सीधे अपने मतदान केंद्र में जाना, कमल का चुनाव चिन्ह या फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का चुनाव चिन्ह देखना। जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह पर कमल के निशान पर, और जहां सहयोगी दल के होंगे वहां सहयोगी दल के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर जोरदार तरीके से ईवीएम को दबाना। देखना आप जैसे दबाएंगे वैसे ही विपक्षी दलों के होश उड़ते हुए दिखाई देंगे। आप यहां बटन दबाएंगे, यहां ईवीएम की मशीन आवाज करेगी, और वहां लखनऊ में बैठ करके सपा बसपा और कांग्रेस के लोग क्या कहेंगे? कहेंगे देखिए साहब ईवीएम गड़बड़ी कर रही है। अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अब क्या बोल रहे हैं वो? अब अपनी नाकामयाबियों को कहां फोक रहे ठेकड़ा? कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। अपने कारनामों को नहीं देखते, अपने कारनामों को नहीं देखते, अब कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। उनको बोलना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं क्या ये कोरोना कालखंड में कोई देखने के लिए आया था क्या? कांग्रेस सपा बसपा का कोई नेता हालचाल लेने के लिए आया था? जब वे आपका हालचाल लेने नहीं आते हैं तो आप उनका हालचाल क्यों लेते हैं? कोई जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ये लोग तो समाज के लिए भी और प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी बोझा बनेंगे, हैं कि नहीं? ये बोझा जो संकट में साथी ना बने, क्या वे सच्चे साथी हो सकते हैं क्या? वे अवसरवादी हैं। चुनाव के समय दिखाएंगे, बाकी शेष समय गायब हो जाएंगे। उसके बाद लखनऊ दिल्ली के बाद कहीं उनका आता पता नहीं होगा। चुनाव के समय लोग मंडराते रहते हैं। इसकी चिंता के बगैर आज विकास की जिस यात्रा को, सुशासन के जिन कार्यक्रमों को लेकर के, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के, हर गरीब का मकान बन रहा है, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन लग रहा है, हर एक जगह मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर जगह हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, श्रावस्ती में भी हम एयरपोर्ट बना रहे हैं। श्रावस्ती में एयरपोर्ट बन रहा है। कुछ ही दिनों के बाद श्रावस्ती से जब हवाई जहाज की यात्रा प्रारंभ होगी, लखनऊ की दूरी मात्र आधे घंटे में, दिल्ली की दूरी 1 घंटे में पूरी कर लेंगे, मुंबई की दूरी 1.5 घंटे में पूरी कर लेंगे, गोरखपुर की दूरी आधे घंटे में पूरी कर लेंगे। मेडिकल कॉलेज बनेगा भाइयों बहनों, आप देखना तो यहीं पर यहां के नौजवान डॉक्टर बनेंगे। हमारे नौजवानों को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, इसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कर रही है। अभी तो हम लोग एक और कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बता दूं, हर घर नल की योजना, आरओ का पानी हर एक घर में टोंटी के माध्यम से पहुंचेगा। आरओ का पानी हर एक घर में टोंटी के माध्यम से, ओवरहेड टैंक बनेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे। हमने बुंदेलखंड में दे दिया है, हमने बिंदु क्षेत्र में दे दिया है। अब देवीपाटन मंडल की बारी है। क्योंकि भाइयों बहनों, मैं अक्सर यहां आता था, महाराज सुहेल देव की विजय उत्सव के कार्यक्रम में भी मैं भाग लेने के लिए आता था, और देवीपाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए मैं अक्सर आता था। तब मैं देखता था पानी की बड़ी समस्या होती थी। कभी कभी भारी पानी होने के नाते लोगों को तमाम प्रकार की पेट जनित बीमारियां भी थी। लेकिन जब आरओ का पानी देंगे भाइयों बहनों, आधी से अधिक बीमारी समाप्त। और यही तो चिढ़ है सपा बसपा और कांग्रेस को।
उनकी चिढ़ तो यही है कि गरीब को राशन कैसे मिल रहा है, सबको बिजली कैसे मिल जा रही है, सबको दवा कैसे मिल जा रही है, सबको वैक्सीन कैसे मिल जा रही है और सबको सुरक्षा कैसे मिल जा रही है, यही चिढ़ है। एक दिन समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता मुझसे बहस करने लगे, कहे कि साहब हमने भी विकास कराया है। मैंने कहा कौन विकास कराया है, बताओ। कहा हमने कराया है। मैंने कहा बता तो दो कौन कराए हो। तो कहे देखिए साहब बाकी तो हमें याद नहीं, लेकिन हमें एक चीज याद है। मैंने कहा क्या? कहा आप कहीं भी जाएंगे आपको एक चीज दिखने को मिलेगी। मैंने कहा क्या? उसने कहा देखिए हो सकता है आपने एक्सप्रेस हाईवे बनाए हो, हाईवे बनाए हो, एयरपोर्ट बनाए हो, मेडिकल कॉलेज बनाए हो सकता है जनता को लाभ मिल रहा होगा, लेकिन हमने भी एक काम कराया। मैंने कहा क्या? कहा हमने हर गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल करा दी है। क्या काम कराया उन्होंने? क्या काम कराया है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। तो भाइयों बहनों उनको बोलने की आवश्यकता है। अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री से ही संतुष्टि है तो वोट भी वहीं से मांगो। बोलेंगे ना? उन्होंने धामों के निर्माण के लिए कुछ नहीं किया। हम लोगों ने तो प्रदेश के अंदर 700 तीर्थों के लिए, धामों के लिए, अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी दुनिया के सबसे न्यारी नगरी के रूप में, भव्य नगरी के रूप में सामने आ गई है। मां विंध्यवासिनी का धाम सज रहा है। मथुरा वृंदावन एक नए ओज के साथ आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों नेमिष तीर्थ हो या सुख तीर्थ, पूरे ओज और तेज के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। धामों के निर्माण की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश को एक नई गति देने के लिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन यहां पर हो रहा है। मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा, भाइयों बहनों मैं आपका आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिए हैं प्रयागपुर से श्री सुभाष त्रिपाठी जी को, आप खड़े होते जाइए भैया। सुभाष त्रिपाठी प्रयागपुर, अनुपमा जायसवाल बहराइच, सुरेश्वर सिंह महसी, श्रीमती सरोज सोनकर पलहा, श्री बावन सिंह कटरा, श्री प्रतीक भूषण सिंह गोंडा, श्री विनय कुमार द्विवेदी महनौन, श्री राम फेरन पांडे श्रावस्ती, श्री पदम सेन चौधरी भिनगा, अरुणवीर सिंह मटेरा, गौरव वर्मा केसरगंज, अजय कुमार सिंह करनेलगंज, रामनिवास वर्मा ये अपना दल के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के नानपारा से। ये सभी हमारे प्रत्याशी हैं। भाइयों बहनों इन सबको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सभी लोग मुझे बताइए, कमल चुनाव चिन्ह पर और नानपारा में अपना दल एस्केप चुनाव चिन्ह पर। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज जा रही है प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन जयकार के साथ आप लोग करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।